दोस्तों नमस्कार। आज हम लेसन 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेसन मुझे लगता है कि अभी तक के जितने भी लेसन मैंने शेयर किए हैं आपके साथ उनमें से शायद सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। वो इसलिए क्योंकि आज जिस स्ट्रक्चर को यूज़ करना हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में शायद उस स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और जहाँ तक गलतियों का सवाल है, ख़ास तौर पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिनको ख़ास तौर पे ध्यान में रख के इस चैनल का निर्माण किया गया है, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो आम तौर पर एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में जब वो सीख रहे होते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताया जाएगा और इसका यूज़ किस तरीके से करना है वो भी बताया जाएगा। ये लेसन हालांकि बाकी लेसन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और उसकी वजह यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको अटेंड करने के बाद भी इससे संबंधित आपकी कोई शंका कोई डाउट रह जाए। इसलिए थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस लेसन को अटेंड करना। और अगर आपको किसी के पास ऐसा लगता है कि समय का अभाव है तो आप इसको चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट में देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसके टाइटल में अगर ध्यान दें तो हमने बात की यूसेज ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? उदाहरण के तौर पे गो, ईट, कम, ठीक है। इस तरीके की जो वर्ब होती हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म होता है, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है इसके ऊपर आज बात होगी। यद्यपि इनका यूज़ हम ऑलरेडी पहले किन के साथ कर चुके हैं, मॉडल्स के साथ कर चुके हैं, विथ मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, शुड, मे एट्सेट्रा। इनके साथ तो हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज जो बात हो रही है वो इनके इंडिपेंडेंट यूज़ की बात हो रही है, मतलब बिना मॉडल वर्ब्स के इंडिपेंडेंट यूज़ ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं, सीधे आपने सब्जेक्ट यूज़ किया और उसके बाद सीधे क्या जाएगी, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ होता है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन उन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ निहित होता है या प्रकट होता है, जिसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस मैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, जैसे आई एम अ एंड सॉरी इंग्लिश टीचर। ये एक सेंटेंस है। आई एम एन इंग्लिश टीचर मतलब मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ या इंग्लिश का शिक्षक हूँ। अब इसमें वर्ब क्या इस्तेमाल हुई है, आपने क्या की है, एम, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। और इसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश टीचर का, मतलब एक नाउन का इस्तेमाल किया है आपने। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर को हम कैसे बोल सकते हैं, आई टीच इंग्लिश। अर्थ तो वही हुआ, आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश शिक्षक हूँ। उसका मतलब क्या है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इसी बात को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक जगह आपने इज एम आर का यूज़ किया और एक जगह बिना इज एम आर का यूज़ किया, आपने सिंपल जो वर्ब है उसका इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं, ये एक्शन वर्ब जो है जिसको हमने अंडरलाइन किया। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर में जब सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो वर्ब की फॉर्म भी
चेंज हो जाती है, मतलब रहेगी फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दो होते हैं इसमें। उदाहरण के तौर पर अगर हम टीच की बात करें तो कहीं टीच का यूज़ करेंगे और कहीं पे किसका यूज़ करेंगे, टीचर्स का यूज़ करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर सेंटेंस होता वो इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश। जब मैंने आई के साथ यूज़ किया तो सिंपल टीच यूज़ किया, और जब ही के साथ यूज़ किया तो क्या यूज़ किया मैंने, ईएस वाला फॉर्म उसका यूज़ किया मैंने। समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो कहाँ पर हमको बिना एस के इस्तेमाल करना और कहाँ पे एस का इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ ये देखने वाली है, उसको हम देख लें कि टीच का वर्ड कहाँ होगा, टीच का मतलब यूज़ कहाँ होगा। कहने का मतलब ये कि वर्ब का इस्तेमाल विदाउट एस या ई एस के किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। तो जब सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, या प्लूरल नंबर, नाम है लेकिन किसमें है, प्लूरल नंबर है। तो जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या किसी का नाम है लेकिन बहुवचन में है, एक से ज़्यादा नाम है, तो वहाँ पे हम जो भी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ बिना एस ई एस का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करेंगे उस सेंटेंस में। कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। और एस ई एस के साथ कब यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट या किसी का नाम। कब, जब वो सिंगुलर नंबर में हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अब जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच इंग्लिश। मतलब ये कहने का कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कहीं पर एस ई एस के साथ, कहीं पर बिना एस ई एस के साथ। जबकि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किसी के साथ डोंट का इस्तेमाल करेंगे और किसी के साथ डजंट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डोंट या डजंट किसी का भी इस्तेमाल करें, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद उस वर्ब में किसी प्रकार का एस ई एस वगैरह ऐड नहीं करना है। आप देखिए डोंट के बाद भी सिंपल टीच लिखा हुआ है और डजंट के बाद भी सिंपल टीच लिखा हुआ है। इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, डजंट टीचेस कर देते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, उससे बात थोड़ी और क्लियर होगी। सपोज एक सेंटेंस बनाना है, उसके पिताजी बस चलाते हैं, हिज फादर, काम क्या है, ड्राइव करना, सिंगुलर नंबर इज फादर, तो ड्राइव्स द बस। अमित सब्जियां बेचता है, अमित सेल्स वेजिटेबल्स। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अमित की बहन कभी भी समय बर्बाद नहीं करती है, ठीक है, तो अमित्स सिस्टर डजंट वेस्ट टाइम एवर। अमित की सिस्टर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, डजंट का इस्तेमाल किया। अच्छे लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। अच्छे लोग मतलब गुड पीपल डोंट बिट्रे
बिट्रे का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना। एनीवन। एवर मतलब कभी भी। तो गुड पीपल मतलब प्लूरल नंबर में एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, अच्छे लोग एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने यहाँ डोंट का इस्तेमाल किया। ठीक है। मैं रोज़ इंग्लिश के लेसन्स अटेंड करता हूँ। आई अटेंड इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। और बेहतर होगा कि अपन इसको बोले आई अटेंड लेसन्स ऑफ इंग्लिश एवरी डे। ठीक है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। और जब इनके हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यस नो टाइप वाले, तो वो कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जब यस नो टाइप वाले क्वेश्चन बनेंगे इनके, तो इनमें डू और डज बाहर आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या अमित रोज स्कूल जाता है? डज अमित गो टू स्कूल एवरी डे? क्या वो तुम्हारी मदद करता है? डज ही हेल्प यू? क्या तुम सभी की मदद करते हो? डू यू हेल्प एवरीवन? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसके साथ डू का प्रयोग होता है वहाँ पर डू से स्टार्ट करेंगे, जिन सब्जेक्ट के साथ डस का इस्तेमाल होता है वहाँ पर डस से इस्तेमाल करेंगे। तो डू का इस्तेमाल कहाँ होता है और डस का कहाँ होता है? ये यहाँ पे हमने बता दिया है। जिनके साथ हम एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं उनके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का। और जिनके साथ एस एस का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगर इनका WH क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा WH वर्ड, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब। जैसे तुम वहाँ रोज क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर एवरी डे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? फिर क्या बोल रहा है? तुम मुझसे कहाँ मिलते हो? वेयर डू यू मीट हिम? वह तुमसे कब मिलता है? व्हेन डज ही मीट यू? तो जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस तरीके से हम WH वर्ड को पहले लगाएंगे। जिस तरीके का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पहले डू या डस का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, इसको ध्यान रखने वाली बात है। और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बोलचाल की लैंग्वेज में जब भी हमको किसी की रूटीन वर्क को एक्सप्लेन करना होता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है या नहीं करता है, करती है या नहीं करती है, इस तरीके की बातें जब बतानी होती है तब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इसमें भी अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके बाद दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कई बार लोगों को डाउट रह जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने बात बताई है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की है, जो गलतियाँ होती हैं, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं आई एम गो टू स्कूल एवरी डे।
अब ये गलती क्यों होती है? बच्चे एम क्यों लगा देते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेशन के माध्यम से उन्होंने इंग्लिश को सीखना चालू किया। और जो भी व्यक्ति ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको सिखा रहा है उसने क्या बोला है कि जब भी हिंदी में हूँ आता है तो वहाँ पे आपको एम लगाना है, जब भी है आता है तो आपको इज़ लगाना है। और इस वजह से गलती होती है क्योंकि आपकी हिंदी में थॉट आता है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो लास्ट में हूँ आ रहा है, इसलिए आपने वहाँ पे लॉजिकली आपने एम लगा दी क्योंकि आपको बात बताई गई है हूँ है, इसलिए एम लगाना है। तो ट्रांसलेशन को मैंने जो शुरू में मना किया है एज अ मोड ऑफ लर्निंग, वो इसीलिए मना किया है क्योंकि कई जगह उसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर या कोई भी बी वर्ब है उसके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं की जाती है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। बजाय उसके क्या करना है आपको, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो कोई भी व्यक्ति कोई काम अगर करता है, अगर कोई एक्शन वर्ब की बात हो रही है तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग नहीं होगा। इज़ एम आर का प्रयोग अगर हो रहा है और उसके बाद वर्ब आ रही है तो या तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी या तो फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म में। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस विषय पे आज हमने चर्चा की है, आई विश कि आप उसको अच्छे से समझें और उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए और किसी प्रकार की आप गलती ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में फिर कुछ नई बात लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एंड बाय बाय।